समझा था। और ये तो आपका कमाल की कल हम बात लोगों ने कुछ म्यूजियम्स के बारे में जानकारी प्राप्त की कि किस पर्टिकुलर आधार पर इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। आज उसी को थोड़ा सा कल मैंने बोला था कि हम और भी स्पष्ट करेंगे कि ये संग्रहालय जितने भी हैं वो एक तो वित्तीय फाइनेंशियल कंडीशंस के तहत हम वर्गीकृत कर सकते हैं और इनके कुछ प्रशासनिक प्रबंध, विषय वस्तु, इन सभी के आधारों पे भी हम इनको जान सकते हैं या बांट सकते हैं। तो जो हमारा मैनेजमेंट है, मतलब कि संग्रहालय को देख रेख करता है, प्रबंधन करता है वो, और उसके विषय वस्तु के आधार पे इन म्यूजियम्स को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं भागों में या वर्गीकृत कर सकते हैं, आज उस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो एक तो इनका जो प्रबंध देखते हैं, जो यूनिट्स देखती है या संस्था देखती है, वो कहला सकती है, उसके आधार पे हम इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय। दूसरी यूनिट कह सकते हैं प्रांतीय संग्रहालय। तीसरी यूनिट कह सकते हैं स्थानीय संग्रहालय, या फिर संरक्षकों द्वारा संचालित कुछ म्यूजियम्स होते हैं, उस श्रेणी में इनको हम रख सकते हैं, या व्यक्तिगत संग्रहालय। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो राष्ट्रीय संग्रहालय हैं उनका मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि प्रत्यक्ष रूप से वे संग्रहालय जिनको राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार का एक जो डिवीजन होता है शिक्षा मंत्रालय, वो इनको मतलब कि क्या कहेंगे उसको, सुपरवाइज करता है या इनकी निरीक्षण करता है। ये वो संग्रहालय होते हैं। राष्ट्रीय महत्व के जो भी संग्रहालय हैं वो केंद्रीय सरकार के अप्रत्यक्ष शासन में, अप्रत्यक्ष शासन मतलब कि केंद्रीय सरकार प्रमुख रूप से या सामने से उसको नहीं गवर्न करती है, बल्कि एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी फॉर्म कर देती है जिसके द्वारा ये शासित होते हैं या ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या गवर्न किए जाते हैं। प्रांतीय संग्रहालय को हम किस श्रेणी से लेकर के आते हैं या कैसे समझते हैं। प्रांतीय संग्रहालय वे हैं जो उस प्रदेश की सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं। जिस भी स्टेट में वो म्यूजियम है, जिस भी स्टेट में, सपोज उत्तर प्रदेश के स्टेट में है, तो यहाँ की गवर्नमेंट उसको देखेगी। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे साइट म्यूजियम। साइट म्यूजियम का मतलब हो गया स्थित म्यूजियम। मैंने आपको कल भी बताया था कि स्थित म्यूजियम मतलब किसी भी पर्टिकुलर जगह को अधिकृत किया गया गवर्नमेंट के द्वारा और वहां का खुदाई प्रोसेस किया गया उसमें, या फिर कोई सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया, उसके आधार पर वहां पर जितनी भी चीजें उपलब्ध होंगी या मिलेंगी खुदाई के दौरान या सर्वेक्षण के दौरान, जो चीजें मिलती हैं उनको ला करके मतलब इन म्यूजियम्स में रख दिया जाता है, या उसी साइट को एज इट इज पूरा एक म्यूजियम डिक्लेयर कर दिया जाता है। साइट म्यूजियम का स्थिति म्यूजियम हिंदी में कहते हैं, इसका ये अभिप्राय हुआ। अब अगर हम देखें तो ये साइट म्यूजियम को बेसिकली गवर्न कौन करेगा, क्या आप बता सकते हैं? साइट म्यूजियम्स खास तौर से कौन गवर्न करेगा? पुरातत्व विभाग। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, पुरातत्व विभाग करेगा। ठीक, तो इस पुरातत्व विभाग के उसमें नियंत्रण में होगा ये। अब कुछ अन्य म्यूजियम्स होते हैं जैसे कि स्थानीय, व्यक्तिगत एवं संरक्षकों के द्वारा संचालित म्यूजियम्स, पैतृक या मूल संस्थान द्वारा नियुक्त प्रशासनिक इकाई द्वारा चलाए जाते हैं। ये सभी जो मैंने अभी बोले कि जैसे स्थानीय, व्यक्तिगत और संरक्षकों के द्वारा ये जो म्यूजियम्स होते हैं ये किनके द्वारा चलाए जा रहे हैं, या तो ये पैतृक उस पे होते हैं कि मतलब उनके पुश्तैनी उस पे धरोहर को एक दूसरे के
उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जा रहा है। और इनको मूल संरक्षण कौन दे रहा है? या तो प्रशासनिक अधिकारी दे रहे हैं, मतलब सॉरी इकाई दे रही है, या फिर शासित मतलब शासन के द्वारा इनको संरक्षित किया जा रहा है। अब हम आते हैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालने के लिए। जब हमने बोला राष्ट्रीय संग्रहालय, तो ये जो संग्रहालय हैं वे राष्ट्र की मतलब राष्ट्र को विकसित करने के लिए, उसका विकास करने के लिए एक तरह से ये काम करते हैं। किस सेंस में? राष्ट्र की तकनीकी, सांस्कृतिक और कलात्मक जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि जो भी वहां जा रहा है फॉर द रिसर्च पर्पस या विजिटिंग पर्पस, एक लेमैन भी जब जा रहा है, एक आम आदमी भी वहां जा रहा है, तो इन सारी चीजों को मतलब कि जो ऑब्वियसली एक आप पर्पस देखिए कि अगर आप आर्टिस्टिक हैं और आप एक रिसर्च से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आर्ट फील्ड की रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ की कलात्मक वस्तुएं जो होंगी वो आपका ध्यान अट्रैक्ट करेंगी, आप उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब ज्ञान अर्जन करेंगे, उनसे कुछ चीजों को सीखेंगे। और अगर आप मान लीजिए इंजीनियरिंग लाइन में है, तकनीकी के फील्ड में है, तो जो भी सामान यहाँ पे उपलब्ध होगा वो उसको देखने के पश्चात, उससे ज्ञान लेने के बाद आपके शोध में और भी ज्यादा मतलब एक कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, कि विकास होगा या उसमें आप महारत हासिल करेंगे। तो इस सेंस से, इस उद्देश्य के उद्देश्य से इन राष्ट्रीय संग्रहालयों की स्थापना की जाती है। इन संग्रहालयों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में शासन जो किया जाता है, प्रशासन मतलब सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जो इसकी देखरेख होती है, वो किसके द्वारा गवर्न है? ऑब्वियसली केंद्रीय सरकार के द्वारा होती है। वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से टेक ओवर करे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी एक ट्रस्ट के फॉर्म में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इनके वित्त के लिए ये जो गवर्नमेंट है वो जिम्मेदार होती है। इसीलिए राष्ट्रीय संग्रहालय जो गवर्नमेंट वाले हैं, सेक्टर वाले म्यूजियम्स हैं, ऑथराइज्ड म्यूजियम, उनको हमने कल बोला था नॉन प्रॉफिटेबल म्यूजियम्स, राइट? क्योंकि इनका कोई उद्देश्य उससे पैसा कमाना नहीं होता है, उसका रख रखाव भी वो किससे, जो टिकट्स हैं, नॉर्मल टिकट्स है उसके फंड से, और अपना फंड लगा करके इनका एक मद अलग से होता है। आप सभी को पता है कि हर चीज के लिए गवर्नमेंट अपने अपने मद निर्धारित करती है, विभिन्न विभागों के जरिए उसको रिलीज करती है और उसकी देखरेख करती है। अब राष्ट्रीय संग्रहालय जो भी हैं वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं हमारे उससे, मतलब कि एक मतलब क्या कहेंगे, शोध करना चाहता है उसके लिए क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय संग्रहालयों में जो प्रदर्शित वस्तुएं हैं वो कोशिश ये करता है, प्रशासन या गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि यहाँ पे जो प्रदर्शित वस्तुएं हों वो ना केवल राष्ट्रीय हों बल्कि वो विदेशी वस्तुएं भी हों। मान लीजिए आपको छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ, मॉडर्न आर्ट गैलरी है दिल्ली में, आधुनिक चित्रकला संग्रहालय, कला संग्रहालय आप जानते होंगे सभी लोग। ये मॉडर्न आर्ट गैलरी क्या करती है? एग्जीबिशंस हेल्प करती है विभिन्न विभिन्न। अब ये जब एग्जीबिशंस लगाती है तो ये इसमें केवल भारतीय कला के पक्ष में केवल चित्रों को प्रदर्शित नहीं करती है, कभी कभी आपको सुनने में आएगा कि ये विदेशी चित्रकारों के कलेक्शन को भी डिस्प्ले करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि जो भी विजिटर, खास तौर से कला के क्षेत्र के बच्चे आ रहे हैं या लोग आ रहे हैं, वो इनको देख करके लाभान्वित हो सके और तुलनात्मक मतलब कि एनालिटिकल एनालिसिस कर सके भारतीय चित्रकला के बीच में और विदेशी चित्रकला के बीच में। इसी क्रम में आप जो ये है, अभी मैं जब बताऊंगी कला गैलरीज के बारे में, आर्ट गैलरीज के बारे में, तो नेशनल आर्ट एकेडमी जो है रविंद्र भवन दिल्ली का, वो भी क्योंकि नेशनल एकेडमी है, गवर्नमेंट की वित्त पोषित है,
तो वो भी इसी प्रयास में रहती है। विभिन्न चित्रकारों की तो कला प्रदर्शनी वो करती ही करती है, चित्रकारों से बहुत नॉमिनल शुल्क लेकर के वो उनको प्रदर्शित करती है, उनके चित्रों को। साथ में वो बाहर के भी शोज को ऑर्गेनाइज करती है, राइट। अब ये हमको क्लियर हो रहा है कि जो इस तरह के राष्ट्रीय म्यूजियम हैं या गैलरीज हैं, वो वित्त पोषित तो हो रही हैं, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। लेकिन इनका उद्देश्य क्या कर रहा है कि हम अपने माध्यम से ऐसी वस्तुओं को प्रदर्शित करें जिनका लाभ, जिनकी तुलनात्मक कंपैरिजन, एनालिटिकल एनालिसिस ये शोध छात्र भी कर सके और जन सामान्य भी, जिसको थोड़ी भी रुचि है, वो भी कर सके, ठीक, लाभान्वित हो सके। अब इसमें जो आते हैं भारतीय संग्रहालय में, यदि हम उनके उदाहरणों की बात करें तो आपका भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, सालासर जंग संग्रहालय हैदराबाद में है, और इनके कार्यकलापों पर केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि एज ए चेयरपर्सन वो या डायरेक्टर के पद के उससे इस पूरे यूनिट को, मतलब कि उस पूरे संग्रहालय को जहां पे वो अपॉइंटेड है, लेकिन उसका नॉमिनेशन नामांकित किससे किया जाता है? उसको गवर्नमेंट के द्वारा नामांकित किया जाएगा, और वो इस पूरे ही संग्रहालय का जो भी क्रियाकलाप है, मतलब पूरा का पूरा एक लिस्ट ऑफ उसकी एक्शन ये कह लीजिए, या लिस्ट ऑफ व्हाट टू बी डन, एक वर्किंग लिस्ट बना लेता है कि हाँ हमको इस मंथ में ऐसे कार्यरत रहना है या इस मंथ में हमको डिस्प्ले करना है, क्योंकि इन म्यूजियम्स के पास में बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। जितना आप डिस्प्ले में देख रहे हैं कई बार उससे भी ज्यादा वास्ट होता है, जो उनको डिस्प्ले करने के लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड अलॉट करके अपनी चीजों को निकाल के प्रदर्शित करना पड़ता है। अब आते हैं हम जिला संग्रहालय, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो भी है, इनके महत्व, जो आपके जिला स्तर की चीजें होती हैं, वस्तुएं या सामग्री होती हैं, वो होती हैं, और इनका नियंत्रण जिला प्रशासन करता है। जिला स्तर की ट्रस्टी संस्था बनाई जाती है, वो इनको नियंत्रित करती है। इसमें होता क्या है कि इन संग्रहालयों का क्षेत्रीय जो हमारा मतलब जिला स्तर के सांस्कृतिक कहना चाहिए सांस्कृतिक वस्तुएं हैं या चीजें हैं, उनके बारे में हमको पता चलता है। इन संग्रहालयों को अगर हम विजिट करते हैं, हम जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ, मान लीजिए आप विदिशा जाते हैं, विदिशा का म्यूजियम एक जिला संग्रहालय के तहत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जब जाएंगे तो उस एरिया से रिलेटेड आपको जो भी चीजें हैं सांस्कृतिक, वो सभी कुछ आपको देखने को काफी हद तक मिल जाती हैं, और इससे उस जगह की जानकारी या उसकी जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको पता चलता है। अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं हम, राज्य स्तर के जो संग्रहालय होते हैं। राज्य स्तर के संग्रहालय, जैसा कि आप नॉर्मली इसके नाम से ही जान रहे हैं, राज्य संग्रहालय जो भी होंगे, आप अगर गौर करेंगे, ध्यान देंगे इस बात को, तो आप पाएंगे कि वो जिस किसी भी राज्य में है, तो वो जिस राज्य की जहां की राजधानी होगी वहीं पर स्थित किया जाएगा, वहीं पे स्थापित किया गया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल भी अपने उसमें बोला था कि यदि आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि लखनऊ म्यूजियम जो है, स्टेट म्यूजियम, वो कहां पर है? लखनऊ में स्थित है, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो अधिकांशता क्या, लगभग सभी स्टेट राजधानी कैपिटल्स में ये म्यूजियम स्थित होते हैं, और इनमें राज्य की कलात्मक महत्व की वस्तुएं और सांस्कृतिक महत्व की सामग्री का संग्रह होता है। अब मैंने एक अभी भी इसके पहले बोला था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे,
और अब मैंने बोला है स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे क्या आ गया, जितने भी डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर होंगे, ठीक है, जितने भी उस राज्य के डिस्ट्रिक्ट होंगे, हर एक, आपको तो पता ही है हमारा भारत बहुत ही ज्यादा मतलब कहना चाहिए एक मतलब बहुत सारी अनेकता में एकता वाली कहावत चितार्थ करता है कि कल्चर बैकग्राउंड में देख लीजिए, लैंग्वेज के आधार पे देख लीजिए, वेशभूषा के आधार पे देख लीजिए, भाषाओं के आधार पर देख लीजिए, तो बहुत सारी भिन्नताएं हैं किंतु फिर भी एक राष्ट्र है, राइट। तो ये जो मैंने राज्य म्यूजियम अभी आपको पॉइंट बोला, इसमें क्या होता है कि एक राज्य के अंतर्गत भी तो कई जिले होते हैं, तो कई जिलों में भी भिन्न भिन्न संस्कृतियां चल रही हैं, भिन्न भिन्न वेशभूषाएं भी चल रही हैं। अब तो मतलब काफी हद तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ज्यादातर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, आप किसी भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में जाइए, उसके मतलब मान लीजिए किसी स्टेट के 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और आप अगर विजिट करते हैं, तो पहले फिर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता था उनका पहनावा, बोलचाल, भाषा में, लेकिन अब तो लगभग सभी में एक जैसा आ गया है, सभी पैंट शर्ट पहन रहे हैं, लेडीज साड़ी पहन रही हैं और सूट पहन रहे हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये जो राज्य के स्तर पे म्यूजियम्स बनाए जाते हैं, इनका प्रयास ये होता है कि अपने राज्य के अंतर्गत जितनी भी अनेकताएं हैं या भिन्नताएं हैं, वेशभूषा के आधार पर या भाषाओं के आधार पे, जैसे उनके साहित्य के पांडुलिपि रखे हुए मिल सकते हैं आपको, वेशभूषा, वस्त्र हो गए, अस्त्र हो गए, तो या उनके बर्तन हो गए, इन सभी के आधार पर इन चीजों को, कलात्मक चीजों को या डेली यूज की वस्तुओं को यूज करके, मतलब ले करके इन राज्य स्तर के संग्रहालयों में डिस्प्ले किया जाता है, जिससे कि आप किसी भी उसमें जाएं, किसी भी संग्रहालय में जाएं, तो एक क्षण में, चाहे आप कई डिस्ट्रिक्ट उस राज्य के ना घूम पाए, लेकिन त्वरित तुरंत ही आपको थोड़ी सी ही देर में आभासित हो जाए कि हाँ, मैं जिस राज्य के म्यूजियम में आया हूं, वहां पे ये चीजों के मतलब कलात्मक वस्तुओं का यूज होता है या संस्कृति का यूज होता है, और उससे आप रूबरू हो जाएं। ये संग्रहालय राज्य द्वारा नियंत्रित करे जाते हैं, वित्तीय पोषित होते हैं और संचालित किए जाते हैं। इनमें पूरी तरह से जो राज्य सरकार है वो अपने हिसाब से इसको रन करती है। अब आते हैं 4th नंबर, स्थानीय संग्रहालय। स्थानीय संग्रहालय नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ये किसी भी स्थानीय संस्था द्वारा संचालित होते हैं, ठीक। कोई भी पर्टिकुलर जगह, एक संस्था है, उसने इसका संचालन शुरू किया और ये सीमित क्षेत्र की वस्तुओं को प्रस्तुत करते हैं। ये सीमित क्षेत्र मतलब एक पर्टिकुलर जहां का वो है वहीं की प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार के संग्रहालय व्यक्तिगत दान के आधार से विकसित होते हैं। इनमें स्थानीय उपलब्धियां, महत्व की सामग्रियां, चार्ट पेपर्स, मतलब चार्ट, डिस्प्ले ऑफ चार्ट्स, मॉडल, फोटोग्राफ्स और कुछ उपलब्ध पुरानी सामग्रियां भी देखने को मिलती हैं या संग्रह में होती हैं। स्थानीय उसमें जैसे सपोज कोई एक संस्था है, मान लीजिए आप यहाँ पर कोई एक संस्था के आधार पर उसने रन करना शुरू किया इस संग्रहालय को नाम दे करके। मान लीजिए यहाँ पर एक अच्छी सी लाइब्रेरी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनकी जो संस्था है उसमें आप कोई भी वस्तु, मतलब खासतौर से बुक्स को जैसे डोनेट कर देते हैं। लाइब्रेरी वो पर्टिकुलर रामकृष्ण लाइब्रेरी है शायद, मुझे पूरा याद नहीं आता है। रामपुर लाइब्रेरी, हाँ, पटना में रामपुर लाइब्रेरी। कहाँ पर? मैम एग्जैक्टली नहीं याद है, शायद पटना में है रामपुर लाइब्रेरी। हाँ,
एक लाइब्रेरी हो गई जिसमें आप किसी भी तरीके से बुक्स देते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, बशर्ते कि वो यूजफुल हो, किसी कल्चर के बारे में हो, साहित्यिक कोई अच्छा सा हो, आपका वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जब संग्रहालय शब्द का वो कर रही हूँ तो लाइब्रेरी एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया है। पर यदि कोई संस्था लोकलाइज्ड, मतलब जैसे मैं कानपुर शहर में रह रही हूँ, यहाँ की कोई संस्था बिल्टअप होकर के ऐसी कोई स्पेस को डेवलप करे कि हाँ ये एक स्थानीय म्यूजियम के तहत है, तो यहाँ हम या कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र से संबंधित जो वस्तुएं यूज हुई पहले, या कोई बहुत महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स हो, या फिर उपलब्ध कोई और भी सामग्री हो, जैसे कि मॉडल्स हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, ये सारी चीजें अगर डोनेट कर दे और ये संस्था उस म्यूजियम को नॉन प्रॉफिटेबल या प्रॉफिटेबल तरीके से इसको रन करने लग जाए, इसकी देखरेख करने लग जाए, तो हम इस तरह के संग्रहालय को क्या नाम देंगे? स्थानीय संग्रहालय देते हैं। अब ये एक बात आती है यहाँ पे, ये जो स्थानीय संग्रहालय होते हैं वो स्थित संग्रहालय से भिन्न होते हैं। फिर से समझिएगा और सुनिएगा, ये जो स्थानीय संग्रहालय हैं वो स्थित संग्रहालयों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस आधार पे हम ये बात बोल सकते हैं कि ये भिन्न होते हैं? मैम, स्थित संग्रहालय में किसी एक स्थान विशेष से प्राप्त वस्तुओं को ही मतलब संग्रहित किया जाता है, और राइट। जिनसे और स्थानीय संग्रहालय में अदर से अदर मतलब उस स्थान अदर कई जगह से संग्रहित की जाती वस्तुएं हैं वहाँ पे, या कई नहीं, लोगों के द्वारा दी गई। स्थानीय संग्रहालय में बेसिकली वो लोग सीमित क्षेत्र के वस्तुओं को लेते हैं, मतलब कि ले तो लेते हैं, वहाँ की स्थानीय लेकिन विशेषताएं। ये, हाँ, ये अधिकतर ये जो मतलब उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं सीमित क्षेत्र है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कानपुर, तो कानपुर इटसेल्फ की जो भी चीजें होंगी मेरे संग्रहालय में, मान लीजिए मैंने एक संस्था बनाई और मैंने एक संग्रहालय उपलब्ध जगह पे खोला, तो इस स्थानीय संग्रहालय को केवल वो वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं जो कि दान के द्वारा दी गई हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति ने, उसके पास हो सकता है जिस समय इंडिपेंडेंस संग्राम चल रहा, मतलब ये स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय के कोई फोटोग्राफ्स ऐसे हों ब्रिटिश टाइम के, वो बहुमूल्य हो और वो मुझे डोनेट कर दे कि नहीं भाई आप अपने संग्रहालय में डिस्प्ले कर दीजिए। या किसी के पास हो सकता है और भी पहले के कुछ बर्तन हो, तांबे के बर्तन जो बहुत पहले के होते थे, या और भी कोई मोहरें हो गई, या कोई ऐसे वस्त्र जो बहुत प्रेशियस हो किसी के, तो वो मुझे जब दान कर देगा। या हो सकता है लेटर्स, मान लीजिए कोई भी ऐसे स्वतंत्रता के उसमें क्या कहते हैं डोनेट कर को लेकर के आप अपने म्यूजियम में इनको रख लीजिए। तो वो दान की चीजें होती हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ढूंढ नहीं रही हूं, मैं उनको फाइंड आउट नहीं कर रही हूं, ये दान की वस्तुएं हैं जिनके मैंने इस तरह मतलब ये सॉरी स्थानीय संग्रहालय का विकास कर दिया। लेकिन जो आपने पहले बोला कि स्थिति संग्रहालय वे होते हैं जो पर्टिकुलर एक जगह पे खुदाई उत्खनन किया, उससे प्राप्त वस्तुएं निकली, ठीक, लेकिन उन वस्तुओं को कैरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने उस पूरी साइट को एक घेराबंदी कर दी। आपने सुना होगा कि हड़प्पा की खुदाई में जो भी चीजें प्राप्त हुई, जैसे विशाल स्थान ग्रह है, या उनकी जो सिटी की बिल्डिंग का पूरा मैप है, मतलब वो तरीका था, तो उसको तो आप ला करके नहीं रख सकते ना कहीं भी किसी भी म्यूजियम में। तो उस पूरे साइट को उन्होंने क्या बना दिया, एक पर्टिकुलर स्थिति साइट म्यूजियम। कभी कभी आप मुझे ये बताइए कि आप सभी लोग मेरे ख्याल से बहुत जगह घूमने गए होंगे, राइट? पहले गए हों या आप छोटे हुए हों, छोटे से मेरा मतलब कि जब से आपको सेंसेस आए, आप अपने माता पिता या अकेले भी कभी घूमने गए होंगे, कई ऐसे दर्शनीय स्थल होंगे, तो आप वहां पर जा करके एक बोर्ड देखते हैं, ठीक?
क्या उस बोर्ड को देखते हैं जब आप, तो उसमें आपको क्लियर होता है कि ये पर्टिकुलर जगह किसके द्वारा अधिकृत कर ली गई? मैम पुरातत्व विभाग द्वारा। हाँ, एएसआई के द्वारा उसको ले लिया जाता है, अधिकृत कर दिया जाता है, क्योंकि वहां की साइट पे खुदाई उत्खनन में इतनी चीजें निकल रही होती हैं, कभी कभी वो स्ट्रक्चर नहीं ले जा सकते, तो वो उसको पूरा का पूरा एक बोर्ड लगा करके उसका डिस्क्रिप्शन लिख करके और उसको बाकायदा उसमें कल्चरल हेरिटेज के नाम पर, सांस्कृतिक धरोहर के नाम पे वो एक बोर्ड, डिस्क्रिप्टिव बोर्ड वहां पे लगा देते हैं। आप आइंदा कभी जाइए, आगे से कभी भी जाइए, तो जैसे मैम जैसे आप बागपत में वो जो सिनौली जगह है मिली, वहाँ पे उसमें होगा, उसमें लिखा हुआ है, अधिकृत किया होगा उन्होंने। ज्यादातर ये जो भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जो भी पुरातन बिल्डिंग्स हैं, उन सभी में आप एएसआई के बोर्ड मार्क्स देखेंगे, और उसमें उसका देखरेख, उसका संरक्षण जो किया जाता है, वो सभी इन्हीं एएसआई के उससे किया जाता है, संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। आप जाएंगे दिल्ली में, जैसे कुतुब मीनार है आपका, उसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर है, आप इन जगहों पे जब जाएंगे तो वहां पे एएसआई का मार्क आपको दिखेगा। हम्पी में जाएंगे, बादामी में जाएंगे, जो वहां के टेम्पल्स हैं आपके, और भी जो कहना चाहिए ये जितने भी एलोरा है, एलिफेंटा, जो ये आपने पढ़े भी होंगे, ये सारे के सारे बाकायदा संरक्षित, संरक्षण या उनकी देखरेख की जिम्मेदारी एएसआई की होती है। तो अब ये अंतर होता है स्थित वाले, मैम क्या कहते हैं? स्थानीय संग्रहालय में सिर्फ डोनेशन के बेसिस पे ही वो स्थानीय संग्रहालय में चीजें होती हैं, एग्जैक्टली, हाँ या फिर हाँ, सर्च भी करते हैं और घूम क्या के करते स्थान, हैं? मतलब उस स्थान विशेष में जा करके ढूंढते भी होंगे लोग, या फिर सिर्फ डोनेशन की बेसिस पे नहीं, वो ओनली एंड ओनली डोनेशन है, ओनली एंड ओनली डोनेशन है। आप ढूंढ करके नहीं कर रहे हैं इसमें, इसमें केवल और केवल डोनेशन के द्वारा है। मैंने बताया आपको, मान लीजिए कोई भी संस्था एक विचार बनाता है कि मुझे अब यहाँ पर एक म्यूजियम, स्थानीय म्यूजियम बनाना है, तो वो उस वक्त जो भी लोग उसको डोनेट करेंगे उसके महत्व को देखेगा, डोनेशन वाली वस्तुओं के महत्व को देखेगा और उसको डिस्प्ले करता जाएगा। तो ये सिर्फ स्थानीय संग्रहालय जो हैं, उनका डेवलपमेंट केवल डोनेशन के द्वारा किए गए उससे सामानों से ही होता है। ठीक, अब मैंने बोला कि चार्ट्स भी दे देते हैं कई लोग कि हाँ भाई इस चीज की आपको आवश्यकता है, मॉडल्स होते हैं कई बहुत सारे, उनके थ्रू हो जाता है, फोटोग्राफ्स होते हैं, लेकिन स्थित संग्रहालय एएसआई के द्वारा बाकायदा मतलब उसको क्या कहेंगे कि एक ऑथराइज्ड उस पे डिक्लेयर किया जाता है कि दिस साइट हैज बीन अंडरटेकन बाय एएसआई, राइट। तो वहां का जो भी रख रखाव है, जो भी उसकी देखरेख करनी है, वो एएसआई के माध्यम से होती है। आइंदा आप, हम फिर कह रहे हैं कि अब आगे आपका ऐसा, क्योंकि फील्ड है, शोध करेंगे आप नेचुरली, क्योंकि कला के क्षेत्र से हैं, बहुत व्यापक क्षेत्र है ये कोई आसान क्षेत्र नहीं है, सीमित क्षेत्र नहीं है ये। शायद हम लोग जब इस समय इस स्टेज पे आ जाते हैं शोध के उससे, तब हमको पता चलता है, अदरवाइज जो लेमैन है, अधिकतर लेमैन को ये मैंने कहते हुए सुना है कि मतलब लेमैन से मैं यहाँ पे इस बात को कहूंगी जो हमारे सब्जेक्ट से अननोन है, उनको इनके बारे में नहीं पता है, वो अधिकांशतः एक शब्द बोलते हैं, उनका बहुत मतलब पिक्यूलियर सा एक सेंटेंस होता है कि अरे ड्राइंग एंड पेंटिंग में पढ़ने के लिए भी कुछ होता है क्या? अरे उसमें होता क्या है, मतलब है ही क्या उसमें? बट ये मेरे साथ खुद का एक निजी अनुभव था, जब कभी आप सामने मिलेंगे मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं उस समय एमएफए कर रही थी बड़ौदा से, और ट्रेन के उससे जा रही थी, तो मुझे उस समय मल्टीनेशनल के एक बहुत अच्छे अधिकारी मेरे साथ ही बैठे थे, मेरी चेयर कार के उसमें ही,
तो उन्होंने ये सेंटेंस जब बोला था तो मैंने उनको बहुत अच्छा जवाब भी दिया था, क्योंकि एमएफए करने के दौरान तक मुझे ये पता चल चुका था कि हमारा सब्जेक्ट बहुत आसान नहीं है जो सब लोग पढ़ सकें। शायद आप इस बात से सहमति रखेंगे। हमारे सब्जेक्ट में आपको ये खोलना है, साथ में ये भी आंखें भी खोलनी पड़ती हैं, कान भी खोलने पड़ते हैं, मतलब आपका संपूर्ण व्यक्तित्व जागृत होना चाहिए, तब आप हमारे सब्जेक्ट के बारे में भली प्रकार से समझ पाएंगे। अदरवाइज जो नहीं समझते हैं वो ये शब्द जरूर कहेंगे, अरे ड्राइंग पेंटिंग में तो पढ़ने का क्या होता है। आप देखिए तो कि कितना व्यापक है, जीवन के हर क्षेत्र में इसका मतलब हस्तक्षेप है कहना चाहिए। इसके बिना तो आपकी कोई फील्ड है ही नहीं। आप जिस चीज को कहते हैं कि इसमें पढ़ने के लिए क्या है, यही तो वो एक चीज है जो कि मानव जीवन का जैसे ही उत्पत्ति हुई थी, यही वो एक भाषा थी जिसने आपके विकास क्रम को आगे बढ़ाया। साइन लैंग्वेज, ड्राइंग, आपके रॉक पेंटिंग्स क्या है, वो एक लैंग्वेज ही तो है। उस समय कौन सी भाषा थी? क्या इंग्लिश थी? नहीं थी। हिंदी थी? नहीं थी। संस्कृत थी? नहीं थी। व्यक्ति बोल ही नहीं पाता था, लेकिन उसने एक्सप्रेशन किसके माध्यम से किया? रेखांकन के माध्यम से किया। एंड दिस इज द मोस्ट एविडेंट पार्ट कि आवर सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द डेवलपमेंट। किसी भी उसमें आप चल के देखिए, आपके विकास के लिए हमारे सब्जेक्ट की बहुत अहमियत है। तो जैसे जैसे आप शोध के छात्र हैं अपने विषय के बारे में, और हाँ, अपने शोध क्षेत्र को कृपया लिमिटेड मत बनाइएगा। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, जैसे हम लोग एक टॉपिक ले लेते हैं, टॉपिक ले लेना हमारे एक उसके लिए होता है, मतलब फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के लिए, कि हम उस टॉपिक को एक दायरे में रखते हुए अपनी शोध को रखें। लेकिन उसके बाहर की भी जो चीजें आपको जानकारी प्राप्त हो रही है इस टॉपिक से अतिरिक्त जो आपने लिया है, तो कृपया जरूर उसको आत्मसात करिएगा, जरूर ग्रहण करिएगा, क्योंकि वो आपके लिए जीवन पर्यंत काम आएगा। आप जब एक शिक्षक बन जाएंगे तो भी एक चित्रकार के रूप में रहेंगे, स्वतंत्र चित्रकार के रूप में, तो भी वो आपके लिए विकास क्रम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। बहरहाल आगे का इसमें जब आप जाइए तो देखिएगा, और एएसआई के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देखिएगा कि कैसे वो इन साइट्स को अधिकृत करता है और उनका संरक्षण प्राप्त करता है। अब आते हैं हम क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं, ये 5th पॉइंट आएगा, ग्राम संग्रहालय। ग्राम जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गांव, गांव से रिलेटेड संग्रहालय जो होते हैं, इनमें उसी स्थान के, मतलब पर्टिकुलर गांव के, उससे 3-4 गांवों के पर्पज से किसी एक जगह पे, हो सकता है वो डिस्ट्रिक्ट में बना दिया जाए, या हो सकता है वो 6 गांव में से जो एक गांव थोड़ा महत्वपूर्ण है, उसी गांव के परिसर में, परिसर मतलब क्षेत्रफल में, इस ग्राम संग्रहालय का विकास कर दिया जाए। अब इन ग्राम संग्रहालयों में क्या होता है, जो वहां के गांवों की जनजीवन है या वहां के उपयोग की वस्तुएं हैं, उनको यहाँ पर, या कलाएं हैं, उनको यहाँ पे मतलब एक तरह से प्रदर्शित किया जाता है या रखा जाता है। इस तरह के जो ग्राम संग्रहालय हैं, उनका जो डेवलपमेंट हुआ, मुख्य रूप से जो डेवलपमेंट हुआ, वो पश्चिम बंगाल में हुआ और गुजरात में हुआ है, इन ग्राम संग्रहालयों को। आप इस चीज से शायद सहमत होंगे कि आज भी गुजरात के लोग अपने कल्चर के लिए, राजस्थान के लोग, गुजरात के लोग, इवन साउथ के लोग और बंगाल के लोग, ये लोग अपने कल्चर के लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड हैं और अलर्ट हैं, मतलब अवेयर हैं। तो इसका एक प्रमुख कारण क्या है कि वो इस उद्देश्य से चलते हैं कि हमारा विकास, हम होता तो है, हर एक का विकास हो रहा है, किंतु जब हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहेंगे, हम अपने कल्चर से भी जुड़े रहेंगे और उसमें नित्य नए एलिमेंट्स का यूज करेंगे, मतलब प्रयोग करते जाएंगे, समावेश करते जाएंगे उसमें नए एलिमेंट्स का, तो हमारे कल्चर के साथ साथ हमारी भी उन्नति होगी। और इन ग्राम संग्रहालयों में जब आप देखेंगे
तो आपको लगेगा कि वो उस पर्टिकुलर गांव का, उस क्षेत्र का पूरा पूरा कल्चर आपको मतलब प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। इनका उद्देश्य ही ये होता है कि हम उस पर्टिकुलर गांव की संस्कृति को लोकप्रिय बनाएं। अब मुझे बताइए कि अभी इन दिनों में आपने देखा है कि बहुत सारी चीजों में राजस्थानी शैली का, मतलब राजस्थानी कलात्मक वस्तुओं का, गुजरात की कलात्मक वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है घरों में या पहनावे में। तो ये एक इसका सशक्त उदाहरण है, मतलब कि सशक्त उदाहरण है कि किस प्रकार से गांव गांव की, मतलब ग्राम संग्रहालय अपने उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करते हैं, मतलब लोकप्रिय बनाते हैं जन समुदाय में उस गांव की चीजों को, संस्कृति को। ठीक, अब छठा नंबर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट में मैं बोलने जा रही हूं, विश्वविद्यालय संग्रहालय। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, विश्वविद्यालय संग्रहालय। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में। अभी मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं, जो भी टाइप्स ऑफ म्यूजियम हम बता रहे हैं आपको, वो बेसिकली हम इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहे हैं, इंडिया के उसमें बता रहे हैं कंटेंट में। तो इसमें जो यूनिवर्सिटीज के म्यूजियम्स होते हैं, इनमें यूनिवर्सिटी के परिसर में, विश्वविद्यालय के परिसर में ही म्यूजियम का स्थापना या निर्माण किया जाता है या उसका विकास किया जाता है। और इस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि उस यूनिवर्सिटी में जो भी छात्र छात्राएं आ रहे हैं या शोध करने वाले छात्र आ रहे हैं, छात्राएं आ रही हैं, उनको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं, जानकारियां हैं, वो आसानी से उपलब्ध हो सके। अगर हम देखें स्नातक परास्नातक के लेवल पे, तो सिलेबस को अधिक रुचिकर बनाने के लिए, मैंने जैसा कि पहले कल बताया था कि म्यूजियम में उपलब्ध सामग्री को देख के हम आकर्षित होते हैं, विस्मित हो जाते हैं और हमें एक विशेष प्रकार का परमानेंट, मतलब परमानेंट दृढ़ ज्ञान प्राप्त होता है। परमानेंट, स्थायी, सॉरी, दृढ़ नहीं, बीएचयू में भी भारत कला भवन संग्रहालय एग्जैक्टली उसी पॉइंट फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट के जस्ट बगल में है मैम। बिल्कुल तो बिल्कुल सारे आर्ट से रिलेटेड सारे पेंटिंग, स्कल्पचर, पॉटरी, सारे ही अलग अलग डिपार्ट करके ऐसे बनाए गए हैं। आप बनारस से ही रिलेटेड हैं? हाँ मैडम, बीएचयू से ही मेरी स्टडी हुई है, एमएफए वहां से। ऑल राइट, वेरी नाइस। तो भारत भवन आप जानती होंगी बहुत अच्छे से। हाँ, तो भारत भवन आपको पता ही है। इसी क्रम में एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में भी है म्यूजियम। अब इन म्यूजियम्स में मानी बात है, स्टडी पर्पस से तो सामग्री उपलब्ध ही है, और कुछ यूनिवर्सिटीज म्यूजियोलॉजी, एमए इन म्यूजियोलॉजी, बीए इन म्यूजियोलॉजी, ये कोर्स भी कराती हैं। इस कोर्स को करने से छात्र को क्या है, वो किसी भी म्यूजियम में एज ए क्यूरेटर के पद पर आसिक, मतलब उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये जो विश्वविद्यालय के संग्रहालय हैं, ये इनका उद्देश्य होता है कि सिलेबस में उपलब्ध जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम एक तरह से इंटरेस्टिंग बनाएं और स्थायी ज्ञान बच्चों को दे सकें, शोध के लिए बच्चों को मतलब आसानी हो सके। अब इसमें जो आवश्यकता होती है कि विश्वविद्यालय संग्रहालय के लिए जो आवश्यक चीज है वो ये है वित्त। वित्त वाला सेक्टर का मतलब होता है फाइनेंस कौन करता है, फाइनेंस इनको कौन करेगा, विश्वविद्यालय करेगा। इनकी देखरेख कौन करेगा, विश्वविद्यालय करेगा। उसका जो भी रख रखाव है वो सारा मेंटेनेंस का भार
फाइनेंशियल कंडीशंस के आधार पे सारी जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की है जहां पे ये विकसित हुए हैं या डेवलप किए गए हैं। ठीक, जैसा कि भारत भवन को इन्होंने एग्जाम्पल दिया, मैंने एमएसयू बड़ौदा का दिया। ठीक, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का भी है एक आशुतोष संग्रहालय फाइन आर्ट्स। ये जो आशुतोष संग्रहालय फाइन आर्ट है, कला भवन है, इन सब में जैसा कि आपने अभी उनसे भी सुना कि कला से रिलेटेड हर एक संभवतः मतलब मोस्ट प्रोबेबली हर एक चीज वहां पे उपलब्ध है, जिसको कि आप अगर जाएं तो वो बाकायदा आपको बहुत आराम से मतलब पता चल सकेगा उसके विषय में। अब ये जो यूनिवर्सिटीज के उससे हैं जितनी भी ये मतलब संग्रहालय, तो यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत छोटे छोटे कॉलेजेस भी आते हैं, मतलब कि कहना चाहिए उसको हम बोल सकते हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस, राइट। तो एफिलिएटेड कॉलेज भी जो बड़े एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं जिनके यहाँ बहुत सारे संकाय हैं, बहुत सारे विषय हैं, तो वो भी कोशिश करके कुछ कुछ चीजों के म्यूजियम, किसी किसी सब्जेक्ट के म्यूजियम को डेवलप कर लेते हैं। इसमें हम भाग्यशाली हैं कि कानपुर में मेरा जो कॉलेज है जुहारी देवी कॉलेज, इसमें हमारे यहाँ की पहले की जो मतलब एचओडीज रहे, विभागाध्यक्ष रहे, उन्होंने शायद हमारे मैनेजमेंट का इतना सहयोग प्राप्त था, सिंघानियाज का है हमारा मैनेजमेंट, तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने सहयोग करके इतनी एक फ्रीडम दे रखी थी पहले के विभागाध्यक्षों को। डॉक्टर प्रेमा मिश्रा जी थी कानपुर के, काफी उसमें एमिनेंट चित्रकारों में नाम है, तो उन्होंने इस चीज का महत्व समझा था उस वक्त। अभी उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, और इसके पूर्व में उन्होंने जब वो कार्यरत थी हमारे कॉलेज में, तो आप यकीन करिए उन्होंने बहुत सारी जगहों से उसके प्रतिरूप बनवा करके, जैसे मथुरा शैली के जो स्कल्पचर्स हैं, और क्या कहते हैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से कई एक ऐसे बस्ट थे जिनके प्रतिरूप बनवा करके उन्होंने उनको इकट्ठे किए। इवन आप इमेजिन करिए इसमें अरे पीतल का एक बहुत सुंदर हमारे पास म्यूरल है, इट इज स्टिल इन द डिपार्टमेंट, और वो बहुत ही प्यारा एंटीक है। वुड के म्यूरल्स हैं कुछ एक जो हमारे यहाँ डिस्प्ले में लगे हुए हैं, और इनके प्रयास ये थे कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत बड़ा नहीं है ड्राइंग पेंटिंग। जब आप जुहारी कभी विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत छोटा विभाग है, क्योंकि बीए एमए करते हुए बच्चों को हम लोग डील करते हैं पेंटिंग से। तो इसमें जो एक एरिया है उसको उन्होंने डेवलप किया एज ए मिनी म्यूजियम, और जब नैक की टीम का विजिट हुआ तो बाकायदा हमारे लिए ये बहुत बड़ा सशक्त पॉइंट था कि हमारे डिपार्टमेंट में ये म्यूजियम है, तो उसके अलग से पॉइंट हमारे कॉलेज को दिए गए। तो मेरा ये कहना है कि कई बार कोई कोई कॉलेज बड़े हों या छोटे हों, विभागीय स्तर पे भी कुछ अपने म्यूजियम का डेवलपमेंट कर पाते हैं, और नेचुरली इनको थोड़ा बहुत जो भी इनकी सफाई होती है या मूर्तियों का रख रखाव होता है, नो डाउट वो कॉलेज के फाइनेंस के ही उससे मीट आउट किया जाता है, और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, बस हाँ देख रेख करने वाली बात होती है। अब हम एक उसमें आए तो देखेंगे कि कुछ एक ऐसे होते हैं विश्वविद्यालय के संग्रहालय जो विभिन्न उसमें मैं बता रही हूँ जिस तरह से कि विभागों से संबंधित होते हैं। तो एक मैंने अपने कॉलेज का एग्जाम्पल दिया, कॉलेज लेवल पे। विश्वविद्यालय के स्तर पे इलाहाबाद का जो एक विभाग प्राचीन भारतीय इतिहास सांस्कृतिक एवं पुरातत्व संग्रहालय है, जिसमें उस विभाग के द्वारा खुदाई और सर्वेक्षण से प्राप्त वस्तुओं का यहाँ पर संग्रह है। एमएस यूनिवर्सिटी के संग्रह मतलब इसमें यूनिवर्सिटी का जो म्यूजियम है आप उसमें जाके विजिट कर सकते हैं। अन्य कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें कि चिकित्सा विज्ञान का, भूगर्भ विज्ञान का, अन्य विषयों का भी संबंधित संग्रहालय स्थापित किया गया है।
जो अभी मैंने बोला था कि चिकित्सा विज्ञान, जीव विज्ञान, ये चिकित्सा संबंधी होते हैं, जिनमें किस तरीके से आपके बॉडी पार्ट्स में कैसा उनका उसको या तो चार्ट के माध्यम से या उसको मॉडल के माध्यम से उनको स्कॉलर्स को दिखाने का प्रयास किया जाता है या समझाया जाता है। अब आते हैं व्यक्तिगत संग्रहालय। कल भी हम लोगों ने इस पे चर्चा थोड़ी सी की थी, पर्टिकुलरली की थी, वो आर्टिस्ट के बारे में लेकर के की थी। ये व्यक्तिगत संग्रहालय वे होते हैं जो, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो होता है कि व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई संग्रहालय बना दिया गया, जो हमने कल चर्चा किया था, और एक होता है व्यक्तिगत, मतलब कि सपोज मुझे जिस तरह की चीजें पसंद हैं, फॉर एग्जाम्पल हर एक को कुछ उसकी रुचि की चीजें पसंद होती हैं, तो वो व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से उन चीजों को एकत्र करे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं अपने उस पे देती हूँ कि मुझे ग्रीटिंग कार्ड्स पसंद हैं, तो मैंने बहुत पहले से बहुत अधिक तादाद में ग्रीटिंग कार्ड्स को कलेक्ट किया। मुझे छोटे छोटे डोकरा शैली के स्कल्पचर्स पसंद हैं, तो मैंने अपने पर्सनल कलेक्शन में रख रखा है। और मुझे पेन्स का कलेक्शन है, वो मैंने रखा है, या वॉटेवर वस्त्रों में मुझे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा हैंडलूम वस्त्र पसंद है, तो मैंने उनको कलेक्शन में कर रखा है। तो मैं इन चीजों को कलेक्ट करती हूँ, उनका उपयोग करती हूँ, अथवा उनको व्यवस्थित रूप से रखती हूँ, मतलब कि व्यवस्थित रूप से ऑर्गेनाइज्ड वे से डिस्प्ले कर देती हूँ। तो ये कैसा होगा, ये जगह कैसी हो जाएगी, मान लीजिए मैंने उसका यूज तो किया ही किया, लेकिन उसको यूज करा और फिर उसके बाद जब वो नहीं यूज करने का मेरा मन हो, या मैं नहीं यूज कर रही हूँ किसी भी कारण से कि वो अब खराब हो जाएगा, तो मैंने एक डिस्प्ले वाली जगह अपने घर में या अपने कमरे में बना रखी है और मैंने उसको एज ए डिस्प्ले शो कर दिया। तो ये पर्टिकुलर जो इस तरह का होगा वो कौन सी जगह कहलाएगी, एक व्यक्तिगत संग्रहालय, राइट। इसके उत्कृष्ट उदाहरण जो मिलते हैं, अब मानी बात है क्योंकि मेरा एक लिमिटेशन होगा, ठीक, ऑब्वियस है कि वो लिमिटेशन कैसा होगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वाली कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती, और शायद किसी किसी के पास नहीं भी होंगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण या इसके उत्कृष्ट उदाहरण, अच्छे एग्जाम्पल्स हमको किसके में देखने को मिलते हैं, व्यक्तिगत संग्रहालय के रूप में। जब हम अगर जयपुर जाएं तो वहां पर महाराजा म्यूजियम में, शायद आप में से कोई गया होगा, तो वहां पर महाराजा म्यूजियम में राजा से संबंधित जो उनकी पसंद की सारी चीजें थी, उनकी यूज की सारी चीजें थी, वो डिस्प्ले की गई हैं। हाँ, इसमें से पूना में राज केलकर म्यूजियम है। ये सभी प्राचीन व्यक्तिगत संग्रहालय व्यक्ति विशेष के द्वारा जो उन्होंने सामानों को कलेक्ट किया है, उनको डिस्प्ले करा गया या यूज किया है, उनके आधार पर इनको इस्टेब्लिश किया गया या उनको नाम दे दिया गया कि ये व्यक्तिगत संग्रहालय है। इसको लेकिन इसको इस जो व्यक्तिगत संग्रहालय हैं, इनको स्थायी इकाइयों द्वारा, यूनिट्स के द्वारा, इकाई यूनिट्स के द्वारा या एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा अधिकृत कर लिया गया। इसके लिए अहमदाबाद का जो म्यूजियम है, गुजरात म्यूजियम सोसाइटी के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, टेक ओवर कर लिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो व्यक्तिगत म्यूजियम्स होते हैं वो किसके द्वारा संचालित हो सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्थानीय इकाई के द्वारा या फिर जनशक्ति, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुजरात म्यूजियम सोसाइटी के द्वारा। क्लियर है इतने पॉइंट्स आपको, राइट? अब मैं इसमें इसलिए थोड़ा सा आपको हर म्यूजियम के उससे बता रही हूँ कि आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हो सकता है आपके शोध के क्षेत्र में आपको, हम मतलब नॉर्मली तो हम म्यूजियम शब्द जब बोलते हैं तो हमको केवल कुछ ही म्यूजियम्स याद आते हैं, लेकिन इतनी तरह के होंगे ये क्लियर नहीं होता है शायद,
मैंने भी जब इस पे बहुत ज्यादा गो थ्रू किया, तब हमको भी समझ में आया कि हाँ, ये भारत भवन कला भवन जो है BHU का, वो किसके अंतर्गत आएगा। अदरवाइज मुझे हमेशा एक प्रश्न उठता था मेरे पास में कि ये जो कला भवन है, ये म्यूजियम है, पर ये यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों बना है। तो जब मैं इसके ऊपर मैंने काफी फाइंडिंग की, तो मुझे समझ में आया कि यूनिवर्सिटीज ही कई सारी मतलब उसको बना रहा है। और आपको शायद पता होगा, या अभी आप आगे और भी चीजों को जानेंगे, कुछ दिनों पहले, महीनों पहले VC सर ने हम लोगों की मीटिंग में इस पॉइंट को रखा था कि क्यों ना हम लोग कानपुर के विश्वविद्यालय में ऐसा एक म्यूजियम टाइप की चीज को डेवलपमेंट करें, जो कानपुर के बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक की प्रस्तुति कर सके, चाहे वो चित्रों के माध्यम से हो या चाहे वो सामग्री को इकट्ठा करने के माध्यम से हो। तो मुझे लगता है संभवतः, क्योंकि मैं पूरी तरह से उम्मीद करती हूँ कि सर काफी अपनी बात जो बोलते हैं, जिस विचार को कहते हैं, वो उसको क्रियान्वित अवश्य करा लेते हैं, मतलब उसको मूर्त रूप देने में काफी सक्सेसफुल रहते हैं। तो शायद उनके कार्यकाल के समय तक इस चीज को आप भी देख पाएंगे कि हाँ, ऐसा कोई एक यूनिट विश्वविद्यालय स्तर पर कानपुर में डेवलप कर लिया गया या विकसित कर लिया गया। तो ये जो म्यूजियम्स हैं, अब इसमें व्यक्तिगत वाला म्यूजियम हो चुका है, और इसमें जो सामग्री होती है, ये जो व्यक्तिगत संग्रहालय होते हैं, इसमें जो सामग्री आपको देखने को मिलती है, वो प्रायः क्रय की हुई होती है, ठीक। और क्या कहते हैं, इस सामग्री को क्रय किया जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति विशेष, मैंने आपको पहले भी कहा, जो भी महाराजा थे और या जीतकर युद्ध में लाए या किसी क्षेत्र पे उन्होंने आक्रमण किया और उस पे विजयी हो गए, तो मानी बात है, उस क्षेत्र के जो भी कलात्मक वस्तुएं मिली, जो उनको पसंद आ गई, तो वो उठा करके अपने उसमें पोजीशन में ले आए, ठीक। तो संरक्षण में ले आए या पोजीशन में ले आए। अब इसमें ये इतनी तरह के हमारे जो म्यूजियम्स हैं, वो फाइनेंशियल पोषित, मतलब वित्तीय आधार पे हम उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा, किसके आधार पर हम अपने म्यूजियम को बांट सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं, जान सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट बताने जा रही हूँ। एक तो उस म्यूजियम में उपलब्ध सामग्री के आधार पर और उस संग्रहालय के विषय वस्तु के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। ये कौन सी चीजें होती हैं जिसपे हम करते हैं? नंबर 1 पॉइंट, पुरातत्व और कला, ठीक, जिसको कि ASI करता है। अब तो आपको इतना क्लियर हो गया है। तो पुरातत्व और कला का म्यूजियम अगर उस विषय से संबंधित या सामान रखा हुआ है, उस तरह की चीजें रखी हुई हैं, तो आप तुरंत उसको समझ जाएंगे ASI ने इसका जो संबंध है, वो ASI ने इसको विकसित कराया है। खास तौर से एक स्थायी संग्रहालय के रूप में कराया होगा या फिर किसी और संग्रहालय में इसको डोनेट या रखवाया गया गवर्नमेंट के थ्रू। ये जो अनेक म्यूजियम हैं हमारे यहाँ पर, वो ज्यादातर पुरातत्व और कला के विषय से ही संबंधित हैं। अधिकतर संग्रहालयों में यही विषय से संबंधित सामान प्राप्त होते हैं। इसमें खुदाई, क्रय मतलब खरीदना, दान किया हुआ या सर्वेक्षण से प्राप्त सामग्री को जो सांस्कृतिक धरोहर है उस रूप में दिखाया जाता है। ये चीजें किस पे हो सकती हैं? अभिलेख के रूप में हो सकती हैं, वस्त्र है, आभूषण है, शस्त्र हैं, स्थापत्य के मॉडल हैं, छोटी बड़ी मूर्तियों के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं, और जनसाधारण उस संस्कृति के विषय में जागरूक होते हैं। इनको देखने के पश्चात एक मानसिकता में हमारे जागरूकता आती है और उसके प्रति आकर्षित भी होते हैं, वहां उस समय के जनजीवन से प्रेरित होते हैं और आकर्षित होते हैं।
दूसरा नंबर जो विषय वस्तु आता है वो वनस्पति संग्रहालय। वनस्पति के आधार पर कई संग्रहालयों का डेवलपमेंट किया गया है इंडिया में विशेष रूप से। अब वनस्पति शब्द से ही हमको समझ में आ जाता है कि आपको मालूम होगा आयुर्वेद का बेस वनस्पति है, सभी को पता है, नेचुरल चीजों के ऊपर है। और जब नेचुरल शब्द आता है तो वो किस पे है, वो किससे हमें प्राप्त हो सकता है, खनिज से प्राप्त हो सकता है या पेड़ पौधे के उससे प्राप्त हो सकता है। तो आपको पता ही है कि आयुर्वेद चिकित्सा में पौधों का, खनिज का प्रयोग किया जाता है। पर धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुए और होते होते ये स्थितियां हो गई कि हमको कुछ पौधे के औषधीय गुण हमको पता है और कईयों के नहीं पता है। ठीक, तो इस तरह के जिन म्यूजियम्स का डेवलपमेंट किया गया वो इसलिए किया गया कि इस म्यूजियम में वनस्पति और उसके लाभकारी विशेषताओं को प्रदर्शित किया जा सके लोगों को, जिससे कि उसका लाभ कौन ले, जनमानस ले। ठीक है, लोगों को उसका लाभ मिल सके। जब आप किसी के बारे में जानेंगे तभी तो आप उसके गुणों के लाभ उठा पाएंगे। कई ऐसे पौधे हैं जो ग्रामीणों के द्वारा आप सुनेंगे, कई बार आपके संपर्क में यदि कोई गांव का व्यक्ति होगा तो आपको पता है उसको बहुत दिनों से फीवर आ रहा होता है और आप उसको कहिए कि तुमने दवा ली तो वो कहता है नहीं नहीं दवा नहीं ली। तो क्या ले रहे हो तुम? तो एक पौधा होता है चिरैता। चिरैता पौधा होता है, कई बार सड़कों पे बहुत सारा होता है, वो उसकी लंबी सी पत्ती होती है, सफेद छोटा फूल होता है, हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, मुश्किल से वो 3 फीट के आसपास का होता है, बहुत निकलता है, मतलब किनारे किनारे सड़कों पे कई बार देखने को मिल जाता है। तो जो ये चिरौता पौधा होता है, यदि उसकी पत्ती को काढ़े की तरह उबाल के पी लिया जाता है तो वो बाकायदा जड़नाशक है। ये मतलब इट इज क्वाइट अमेजिंग, मतलब बहुत ज्यादा ये अमेजिंग है। जैसे आपने अभी कोरोना टाइम में देखा होगा कि आपको मतलब देखा होगा कि कई बार फोन पे और उस पे न्यूज में बताया जाता था कि भाई ये जो गिलोय होता है, गिलोय आप समझ रहे होंगे, जो पान के पत्ते की तरह का होता है, उसको गिलोय को गुर्च भी कहते हैं। तो ये जो गिलोय होता है उसको भी काढ़े की तरह आप पीजिए तो आपका जो है एंटीबॉडीज आपके उसमें बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं और आपको इस तरह के वायरस के संक्रमण नहीं होते हैं। तो मेरा यहाँ पे ये उदाहरण देने का मतलब है कि हम तो शहर में रह रहे हैं और आपको मालूम है शहरों में ऑलरेडी बहुत कम प्लांटेशन है, मतलब कि आपने देखा ही है पेड़ ही कट चुके हैं, तो बाकी तो क्या कहें। तो औषधि प्लांट तो शायद ही कोई आपको मिल जाए और हम उसके बारे में जाने तो ये बहुत बड़ी ज्ञान की बात होती है। अदरवाइज गांवों में अभी भी बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कई औषधीय प्लांट्स के बारे में जानते हैं। तो ये विलुप्त होती हुई ज्ञान क्षमता को पुनः इस्टेब्लिश करने के पर्पज से, फिर से स्थापित करने के लिए और उसका जनमानस को लाभ दिलाने के लिए इस तरह के वनस्पति संग्रहालयों का स्थापना करने का विचार किया गया और उसी क्रम में काम भी किया गया। तो ये कैसे है, कहाँ कहाँ पर है, कुछ एक का मैंने एग्जाम्पल देखा था तो उसमें मैं बता रही हूँ कि उदाहरण है इनके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसमें वनस्पति शास्त्र विभाग है जिसने इसको डेवलप किया है। वहां पर विद द प्लांट्स, विद उनके ऊपर अनुसंधान भी वो करते रहते हैं उनकी खूबियों और विशेषताओं के ऊपर, और बाकायदा उसकी विशेषताओं का पूरा डिस्प्ले, डिस्क्रिप्टिव एक बोर्ड वहां पर उस प्लांट को या उसकी छाल को या उसके फूल को, जो भी पार्ट्स हैं उसके, उनके डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पे डिस्प्लेड होता है। दूसरा इस तरह का म्यूजियम कह लीजिए या गार्डन कह लीजिए इसको, वो है आपका लखनऊ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटेनिकल गार्डन, रिसर्च बॉटेनिकल गार्डन है ये। यहाँ अनुसंधान भी होता है उन पेड़ पत्तियों के ऊपर जो औषधि या उनके लाभकारी गुणों के ऊपर। अब हम आते हैं एक और विषय वस्तु के आधार पर जो संग्रहालय होते हैं वो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। प्राकृतिक इतिहास से
यहाँ पे मतलब है कि जो हमारी ट्रेजर्स हैं नेचुरल, जैसे कि संपदा कहते हैं ना हम लोग, वन संपदा, तो उस खनिज संपदा, तो ये इन इन इस प्रकार के जो म्यूजियम्स होते हैं, उनका जो मोटिव होता है, उनका जो उद्देश्य होता है, वो वन प्राणियों की रक्षा, वनस्पति और खनिज की जानकारी रखना या प्रदर्शित करना, तथा जो हमारी भूमि की उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है या और भी किसी प्रकार का उसका क्षय हो रहा है, उन खामियों को मतलब उन खामियों से पब्लिक को या पर्टिकुलर उस फील्ड के व्यक्ति को अवेयर कराना, जागरूक कराना, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ऐसे म्यूजियम्स ज्यादातर आपको मतलब जो मिलेंगे, ऐसे म्यूजियम जो स्थापित किए गए हैं भारत में, वो है देहरादून में, मध्य प्रदेश में और आसाम में। इसका एक कारण ये है कि देहरादून आज भी उत्तरांचल के उससे देहरादून में अधिक से अधिक क्षेत्र जो है वो वन से है, मतलब जंगल है, उन्होंने संरक्षित किया है अपने वन को। देहरादून हो गया मध्य प्रदेश का, आपको सभी को पता है, अधिकांश पार्ट मतलब मैक्सिमम जो मध्य प्रदेश का है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्रफल जो है आज भी वो वहां पर फॉरेस्ट के रूप में है, वन विभाग के उससे कई चीजें वहां पे गवर्न है। दूसरा आते हैं असम। आप सभी जानते हैं असम में भी बहुत सारा वन है, आपने मतलब इस पे आप देखे होंगे या आप गए होंगे, वहां पे भी मैक्सिमम पार्ट वन का है। तो ये जो म्यूजियम्स होते हैं वो बेसिकली हमारे जो खनिज हैं उनके बारे में, वन संपदा के बारे में, वन प्राणियों के बारे में, इनके बारे में जो अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं या खतरे में हैं, उन सारी चीजों को हम लोगों को अवगत कराते हैं, हम लोगों से मतलब संबंधित विषय वाले व्यक्ति से। मानव संग्रहालय चौथा जो आता है विषय के आधार पे, वो आता है मानव संग्रहालय। ये जो भी संग्रहालय हैं, ये बेसिकली आदिवासियों की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं। मानव संग्रहालय नाम से ही आपको पता चल रहा है, आदिवासी, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में ट्राइब्स हैं, भील वहां पर, गौंड वहां पर, इनके जो कल्चर हैं उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, इनके जो अपने मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, उनका क्षय ना हो, उनको कैसे संरक्षित किया जाए, तो इनको बाकायदा इसके मद्देनजर इनको इस संग्रहालय के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है। प्रायः हम अगर देखें तो ना केवल इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में ट्राइब्स हैं, फोक हैं, तो इसीलिए शायद कि हर जगह की एक उस आदिवासी जनजाति की जीवन शैली या उसके कार्यशैली की विशेषता होती है। उस जीवन शैली को और कार्यशैली को बाकी लोगों को अवगत कराने के लिए इस तरह के मानव संग्रहालय की स्थापना की गई, इसी उद्देश्य के साथ कि सभी लोग इनकी जो कार्यशैली है और जनजीवन से मतलब जानकारी रख सके उनके बारे में। अब इनकी परंपराओं को भी तो यही जब हम इन पर्टिकुलर मानव म्यूजियम्स में जाएंगे इनमें, तो वो वहां पर प्रदर्शित होती है चीजों के द्वारा, जो इनके द्वारा यूज किए जाते हैं सामग्री या जो चित्रण किए जाते हैं, उनके माध्यम से हमको इनकी परंपराओं का भी तो ज्ञान हो जाएगा। तो नेचुरली जब हमको इनकी परंपराओं का ज्ञान होता है तो कहीं ना कहीं हम मतलब इनके उससे थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होते हैं और उसको अपनी शैली में भी उतारने की कोशिश करते हैं। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल वस्त्रों के अलंकरण में या होम डेकोरेशन के आइटम्स के ऊपर बहुत सारा वर्ली पेंटिंग्स का प्रभाव दिखता है, कपड़ों के ऊपर भी दिख रहा है, क्योंकि ये जो म्यूजियम्स हैं
लोगों ने विजिट किए, चाहे वो आर्टिस्ट रहा हो ना रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये इतने नेचुरल ड्राइंग्स होती हैं उनकी, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे उस तरह के स्तर पे तो आके नहीं करते हैं ना। वो तो ये सोच के नहीं करते हैं कि भाई ये वाली हम ड्राइंग का फॉर्म बना रहे हैं, केवल लाइनें लाइनें हैं तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे कि क्या ऐसा आदमी दिखता है। तो नहीं, वो तो नेचुरल फॉर्म में उस चीज को दिखा रहे हैं। तो नेचुरली एक चीज तो आप मान के चलिएगा, यदि कोई भी चीज अपने स्वाभाविक रूप में है, चाहे वो व्यक्तित्व हो, चाहे वो कला की कलाकृति हो, या बातचीत की शैली हो, तो वो जो भी चीज होगी वो सौंदर्यपूर्ण होगी, वो सुंदर होगी और दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो जो ये मानव संग्रहालय है, इनमें उनके वस्त्र, उनकी कलाकृतियां और बर्तन हो गए, या उनके मतलब त्योहार को रिप्रेजेंट किया गया थोड़ा सा डिस्प्ले कर करके, लोकगीतों को उस तरह से आज तो रिकॉर्ड करके कर दिया जाता है। अदरवाइज जो तीजन बाई थी वो पहले, तीजन बाई का नाम आपने सुना होगा। तीजन बाई पढ़ी लिखी नहीं है, वो पढ़ना नहीं जानती हैं, लेकिन जब से वो काफी छोटे उससे उनको रामायण और महाभारत की पूरी पूरी वो चीजें याद थी, जिनको वो अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में, हम जानते हैं बहुत अच्छे से, छत्तीसगढ़ी भाषा में वो पूरा उसको नरेट करती थी। तो इसी तरह की चीजों को सपोज कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी एक लोक गायक को बुला करके इन म्यूजियम में उसका कोई एक छोटा सा मतलब क्या कहेंगे उसको, मतलब गायन का प्रेजेंटेशन करा दिया गया। तो उस वक्त जितने लोग वहां मौजूद हैं, वो वहां उस लोकगीत के द्वारा वहां के गायन पद्धति को भी समझते हैं। तो इन सभी चीजों के संग्रह से हम आकर्षित होते हैं, और आकर्षित हुए उनकी जीवन शैली से या उनके गायन से, तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में उसको एडॉप्ट करते हैं। जिसका उदाहरण मैंने अभी आपको वर्ली पेंटिंग्स का दिया, या आप बांकुरा बांकुरा शैली के जो आपके ये होते हैं टेराकोटा, आप पश्चिम बंगाल का बांकुरा है, वहां पे टेराकोटा एक विशेष पद्धति पे होते हैं। वो सिंगल पीस होता है, उसको बनाते हैं, और आप उनके जो हाथी के फॉर्म्स हैं, घोड़े के फॉर्म्स हैं, वो आप देखेंगे तो वो आप बहुत ही ज्यादा कलात्मक और अट्रैक्टिव हैं। वो आपको यदि वहां जाके संभव हो तो देखिए, अदरवाइज आप नहीं जा सकते हैं, गूगल पे फाइंड आउट करिए, आपको कई इमेजेस उससे रिलेटेड मिल जाएंगी। डोकरा है आपका पश्चिम बंगाल से, आप डोकरा शैली के छोटे छोटे आर्टफैक्ट्स को देखिए। कभी मौका लगा आमने सामने होंगे तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगी। मेरे पास कई एक डोकरा के आइटम्स हैं, जो कि फिशेस हैं, छोटे छोटे मतलब वो भी हैं, आपके एनिमल्स के फॉर्म्स हैं। तो मेरा कहना ये है कि आज ये सारी चीजों ने हमको प्रभावित किया मानव संग्रहालय जाने पे, या उनकी चीजों को डिस्प्ले में देखने में, या एग्जीबिशंस लगती थी उनको देख करके, तो हम अट्रैक्ट हुए और हमने इन चीजों का संग्रह करना शुरू कर दिया, मतलब अपने जीवन में इनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, यूज करना शुरू कर दिया। वर्ल्डली पेंटिंग्स के आधार पर वस्त्रों का अलंकरण हो रहा है। आपके क्या कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, डो आगे के उससे मैं इसमें ये कहूंगी, इसको इस प्रकार के जो भी संग्रहालय हैं, मानव संग्रहालय का जो पर्टिकुलर पार्ट में यदि कोई संग्रहालय है, तो वो भोपाल में 1973 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मानव संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया। आप अगर भोपाल जाएं तो वहां पर अवश्य आपको कई चीजें देखने को मिल जाएंगी। 2 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ मैं, 2 मिनट्स का ब्रेक। ओके मैम।
अब आते हैं हम स्थिति संग्रहालय, जो अभी पहले भी आपको बताया था। स्थिति संग्रहालय जो भी सर्वेक्षण विषय वस्तु के आधार पे, अब मैं बता रही हूँ कि इसमें किस तरह के सामान होंगे। ऑब्वियसली पहले भी बताया जा चुका है कि खुदाई से मिले हुए कला के पात्र हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो ASI इनको संग्रहित करती है, ये आपको क्लियर है। ये वाला पॉइंट मेरे समझ से हम लोग ने इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। अब आते हैं व्यक्ति विशेष संग्रहालय। क्या कोई मुझे व्यक्ति विशेष संग्रहालय, और एक आपको अभी बताया था मैंने, जिसके लिए आपको कहा था कि ये व्यक्तिगत संग्रहालय, इन दोनों का अंतर यहाँ पे क्या आ जाएगा? व्यक्ति विशेष संग्रहालय कौन से हो जाएंगे? मैम जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा उसका खुद का चलाया, जैसे पतंग संग्रहालय, गुड़िया संग्रहालय, ये सब शायद आएगा इसके अंतर्गत। नहीं, ये तो बेटा वो रुचि के हिसाब से हो गया, रुचि के हिसाब से। तो ये जो होंगे ये व्यक्तिगत रुचि के हिसाब से है, ठीक है। तो ये इनका सेक्शन आएगा आपका व्यक्तिगत संग्रहालय के उसमें अंतर्गत आएगा। लेकिन मैं व्यक्ति विशेष संग्रहालय में पूछ रही हूँ, इन दोनों में अंतर। व्यक्ति विशेष मतलब रेमब्रांट के बारे में, रेमब्रांट के संग्रहालय। एग्जैक्टली ये व्यक्ति विशेष का हुआ ना, ये व्यक्ति विशेष का जो मैंने कल आपको एग्जांपल दिया, वो व्यक्ति विशेष किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट के ऊपर या पर्टिकुलर कोई एमिनेंट व्यक्ति, मतलब कि जो बहुत प्रभावी व्यक्तित्व का स्वामी रहा हो, ठीक। तो अब आपको एग्जांपल कल मैंने रेम्ब्रा का दिया था। इंडियन कॉन्सेप्ट में, मतलब इंडिया के क्षेत्र में, इंडिया मतलब भारत के स्तर पे कौन से व्यक्ति विशेष के संग्रहालय आपके याददाश्त मैम, में? ये स्वराज संग्रहालय मैम, प्रयागराज में स्वराज संग्रहालय मैम, नेहरू जी का व्यक्ति विशेष संग्रहालय। एग्जैक्टली। और बेटा आप कहाँ बता रही हो? के वेंकटप्पा कर्नाटक, के वेंकटप्पा कर्नाटक सरकार है हाँ उनको। हाँ। और आपका अहमदाबाद में गांधी जी का है साबरमती के तट पे उसमें है। और आपके सुभाष चंद्र बोस जी का कलकत्ता में है, ठीक। तो ये जो म्यूजियम्स हैं ये व्यक्ति विशेष के हैं। किस लिए, कैसे हैं कि उन्होंने जिन चीजों का यूज किया, एक एक जो भी सामान, जैसे रेम्ब्रा का बताया था, तो नेहरू जी का जो जगह है वो एज इट इज उसको टर्न कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ म्यूजियम, राइट। तो जो भी उनकी वस्तुएं हैं वो वहां पर, शास्त्री का भी है, लाल बहादुर शास्त्री का, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी है। मतलब कि कई ऐसे व्यक्ति विशेष जिनके चीजों को एज इट इज प्रिजर्व करके उसको एज ए म्यूजियम टर्न कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे मैंने कल भी बोला था, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत दुखद है? दुखद है, मतलब मेरा लेक्चर इस उससे ना हो वायरल कि मैं कुछ क्रिटिसिज्म कर रही हूँ, पर यह एक दुखद स्थिति है कि हम शायद इतने अवेयर नहीं हैं कि हम अपने साहित्यकारों के उस पे, या कहना चाहिए कलाकारों के स्तर पे भी इस तरह के संग्रहालयों का निर्माण कर सके या सुरक्षित कर सके। बहुत सारे ऐसे कलाकार भी हुए हैं और साहित्यकार भी हुए हैं, रंगकर्मी भी हुए हैं, जिनके लिए इतिहासकार भी हुए हैं, जिनके उससे मतलब एक म्यूजियम टर्न हो सकता था शायद उनका जगह। पर हाँ, हम शायद इतने अवेयर नहीं हैं जितने बाहर के लोग अवेयर हैं या उनकी गवर्नमेंट अवेयर है। अभी जो हमने कल आपको बताए थे कि नॉन प्रॉफिटेबल पे हमने काफी बात की थी। आज अभी जो थोड़ा सा टाइम है, ये तो विषय वस्तु के आधार पे हमने बोल ही दिया, टाइम बचा हुआ है तो उसमें प्रॉफिटेबल म्यूजियम्स को हम किस सेंस में ले सकते हैं, उसके एग्जाम्पल आज की डेट में, या उसको हम प्रॉफिटेबल म्यूजियम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कॉमर्शियल म्यूजियम, एक तरह से, ठीक। किस आधार पे कह रहे हैं? आपने सुना होगा इधर पिछले वर्षों में, कुछ गत वर्षों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। मैडम तुसाद का म्यूजियम आपने सुना होगा बाहर के उससे संदर्भ में, किंतु मोम का म्यूजियम, वैक्स म्यूजियम अब इंडियन उस पे कॉन्सेप्ट पे, जैसे पूना में सुनील का वैक्स म्यूजियम,
ठीक है। तो ये म्यूजियम्स जो इन्होंने अब संचालन किया है, जो कर रहे हैं ये लोग, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के वैक्स म्यूजियम को टर्न करके उसको वहां पर रख रहे हैं, और उसकी विजिट के लिए एक पर्टिकुलर अच्छी खासी धनराशि का टिकट होता है, क्योंकि ये प्राइवेट म्यूजियम्स हैं। तो ये कौन से हुए? प्रॉफिटेबल म्यूजियम्स हुए। ठीक, इनको जो टिकट रखा है, इन्होंने एंट्री फीस रखी है, वो उसकी मेंटेनेंस के साथ साथ प्रॉफिट भी दे रहा है उनको। तो हम इनको इस तरह के जो म्यूजियम्स होंगे उनको किस क्षेत्र में रखेंगे या किस कैटेगरी में रखेंगे? कॉमर्शियल और प्रॉफिटेबल म्यूजियम्स के क्षेत्र में रखेंगे, राइट। यदि इन 2 दिनों के लेक्चर्स में आपको कहीं से भी कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया, तो कल के लेक्चर को शायद आपने मेरे हिसाब से ध्यान से तो सुना ही होगा, कुछ मुख्य पॉइंट शायद लिखे भी हूं, और सुविधा ये भी है कि ये रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आपके सामने आ जाता है, तो आप कई बार सुन लेते हैं। कि कभी को होता है डिस्ट्रैक्ट हुए, हम ही अभी बोलते बोलते थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था, क्योंकि घर से क्लास है। बाल बताइए। संग्रहालय, बाल संग्रहालय जो होते हैं, बाल संग्रहालय के बारे में। बाल संग्रहालय आपके जो होते हैं वो इस प्रकार के संग्रहालय, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इनमें जो बेसिकली चीजों का संग्रह किया जाता है वो रिलेटेड टू द चाइल्डहुड टाइम पीरियड का होता है। ठीक, कि जैसे कोई बहुत अच्छा बच्चा, किसी ने अप्रत्याशित, मतलब बहुत ही जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, एकदम आउट ऑफ उसके एक्सपेक्टेशन, जिसने कोई चित्रांकन किया, तो उसको आप उसमें संग्रह में ले सकते हैं। दूसरा, कुछ खिलौने, टॉयज ऐसे हैं जो पहले थे, बहुत पहले थे, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की गाड़ियां चलती थी बच्चों को जब चलने के लिए। आज उसके बाद धीरे धीरे उसने लकड़ी का स्थान लिया, राइट। उस मिट्टी की ने धीरे धीरे लकड़ी का स्थान लिया। लकड़ी ने क्या ले लिया? प्लास्टिक का ले लिया। अब प्लास्टिक में भी एक डेवलपमेंट क्या किया गया? मोटर लग गई और उसमें पहिए लग गए। तो आज आप देखते हैं कई, क्योंकि हम सभी लोग, फाइनेंशियल भी तो डेवलपमेंट हुआ हमारा, वित्तीय उस पे आधार पे हम सभी लोग, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हाँ भाई, मार्केट में ये वाली बैटरी से चलने वाली गाड़ी आ गई है, मतलब एक छोटी छोटी कारें आप देख रहे होंगे मॉल्स में, तो वो इसको कमर्शियल यूज में करते हैं, पर है तो वो खिलौने की गाड़ी। तो उसको बच्चों को हम घरों में भी दे पाते हैं और बच्चे चलाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि बाल संग्रहालय जो इस तरह के हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको संग्रहित करते हैं। और ये जो कल मैंने अपने लेक्चर में कहा था कि जापान इस चीज के लिए बहुत अवेयर होता है, उसने हर एक लाइफ के स्टेज के अकॉर्डिंग संग्रहालय का विकास किया है। 4-5 साल का बच्चा है, वो किन चीजों को देख के उसका ब्रेन एक्टिवेट करेगा, थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, उसने उस लेवल से भी किया। फिर उसके बाद 6 से 7 साल का बच्चा किन चीजों को देख के कैसा उसका ब्रेन रिस्पॉन्ड करके डेवलप करेगा, दे हैव डेवलप्ड दिस थिंग। बाकायदा हम आपको इस बात के लिए मतलब कह रहे हैं कि आप गूगल पे फाइंड आउट करिएगा कि जो वहां पे बच्चे विजिट कर रहे हैं संग्रहालयों को, मतलब टीचर्स के साथ में बच्चे रिएक्ट करके क्वेश्चन पूछते हुए देखे जा सकते हैं। छोटे बच्चे वैसा क्वेश्चन, क्योंकि एक बात तो आप समझ के चलिए, एक अच्छा व्यक्तित्व, डेवलप्ड व्यक्तित्व वो होता है, उसका विकास होता है जो जिज्ञासु होता है। मानते हैं आप इस बात को? आपका डेवलपमेंट कब होगा? आप चुप बिल्कुल डम की तरह बैठे रहेंगे या क्वेश्चन रेज करेंगे? आपकी जागरूकता ही तो आपको डेवलप कर रही है। आप जिज्ञासु थे तभी तो आपका मन किया कि मैं पीएचडी के क्षेत्र में आऊं। आपकी जिज्ञासा ही तो है जो आपको प्रेरित कर रही है कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं। क्योंकि मैं ये भी आपको बता दूं, टीचिंग लाइन में आने के बाद भी आप सतत निरंतर कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स में लगे रहते हैं। जिज्ञासा होती है कि हम जानते रहें,
और यदि आपके अंदर वो जिज्ञासा किसी समय खत्म हो जाती है तो आप मान के चलिए वहीं उसी जगह पे उस उम्र में आपका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो साइक्रेटिस्ट ने, खासतौर से जापान की कंट्री के लोगों ने इस बात को रियलाइज कर लिया कि बच्चा जिस समय पैदा होता है उसके अंदर भरपूर क्षमता है जिज्ञासा की, और उसको हमें निरंतर एक्टिवेट करते रहना है जिससे कि वो एक अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति बन सके। और इसी क्रम में वो विजिट कराने लगे, इसी क्रम में वो कलात्मक चीजें दिखाने लगे, अच्छा म्यूजिक सिखाने लगे, उनको सुनाने लग गए कि जिससे कि ब्रेन एक्टिवेटेड रहे, पूर्ण रूप से जागृत हो सके। तो बाल संग्रहालय बच्चों के उससे रिलेटेड है, उसमें आप जो भी चीजें देखेंगे उन्हीं के एज ग्रुप से या उन्हीं के द्वारा प्रयोग जाने वाली पूर्व में वस्तुएं होंगी। उन्होंने जिस तरह के क्रिएशंस किए होंगे, रेयर क्रिएशंस, वो उसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। और बताइए, और भी किसी तरह का प्रश्न? मैम ये म्यूनिसिपल संग्रहालय जो होते हैं, जो नगर पालिका संग्रहालय या नगर निगम के संग्रहालय होते हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगे? नगर पालिका के ही संग्रहालय नगर पालिका के द्वारा संचालित, वो सॉरी शासित होंगे, उनकी देखरेख नगर पालिका ही करेगी। नगर पालिका का ही उसमें संचालन होगा। इसके अलावा उनका जो वित्तीय फंड है, आपको पता होगा कि राज्य स्तर पे नगर पालिका का एक मतलब क्या कहेंगे उसको, अलॉटेड धनराशि होती है। उसी धनराशि, उसी मद में इन संग्रहालयों की देखरेख या उसकी डेवलपमेंट के लिए भी उसमें होता है ना, हर एक चीज का मद होता है। मतलब एक धनराशि निर्गत कर गई, उसके बाद उसके अंतर्गत अनेक मद होते हैं कि जैसे क्या कहते हैं, बिल्डिंग का रख रखाव, ठीक, स्टेशनरी का जो सामान आएगा वहां के लिए, या उसके अंतर्गत कोई अगर इस तरह का म्यूजियम है उसकी देखरेख के लिए, सभी डिफरेंट पदों के लिए एक पर्टिकुलर धनराशि निर्गत की जाती है। वही देखते हैं, नगर पालिका के ही उससे देखा जाता है। और बताइए। तो मेरे ख्याल से टाइम ओवर हो गया है। कल का टॉपिक हम थोड़े से विदेशी म्यूजियम्स को लेकर के मेन मतलब कुछ एक पॉइंट्स में डिस्कस कर लेंगे उनको, और समय रहेगा तो भारतीय संग्रहालय में मैम भारतीय क्या चीज? मैम भारतीय संग्रहालयों में संग्रहालय की इतने ही प्रकार हैं जितने आपने बताए हैं मैम, या फिर और भी हैं? नहीं, इसमें जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया था नगर पालिका के द्वारा संचालित होते हैं जो, तो मैंने मुख्य रूप से आपको उस पे बताया, होंगे तो और भी इसमें कई सारे, लेकिन ये मुख्य रूप से इसलिए बताया, जैसे ग्राम संग्रहालय था, तो ग्राम संग्रहालय आपके काम का हो सकता है। मान लीजिए आप कोई ऐसा विषय शोध का लेते हैं जो कि गांवों से रिलेटेड हो, कलाकृतियां, जैसे एक मुझे अपने कानपुर क्षेत्र के आसपास ही है कि भीतर गांव के जो मंदिर हैं, अब भीतर गांव के जो मंदिर हैं, नेचुरली वो अंदर जाने पे उनके बारे में, विषय वस्तु के बारे में जानना, या उनके मंदिरों के जितने भी स्कल्पचर हैं, उनके ऊपर जो पेंटिंग्स की गई हैं अंदर की दीवारों में, तो वो सारा जानने के लिए आपको गांव के अंदर जाना, प्लस वहां संस्कृति रही उस समय की, क्या मतलब किस तरह का जनजीवन था, ये भी तो आप अपने थीसिस में लिखते हैं, अपने शोध में लिखते हैं। तो ये जो ग्राम संग्रहालय हुए उस काम के पर्पज से भी होते हैं, ठीक, उससे रिलेटेड आपको लिटरेचर मिल सकता है वहां पर। दूसरा मुझे लगा कि आदिवासी जनजातियों के आधार पे जो संग्रहालय निर्मित किए गए वो आपके काम के हो सकते हैं। ये ASI वाला जो था और आपके राष्ट्रीय संग्रहालय, उनमें तो सब कुछ मिल जाता है। तो ये सारे होंगे और भी, ऐसा भी और नहीं होंगे, पर मैंने प्रमुख जिस तरह के मुझे लगा कि आपके शोध से रिलेटेड हो सकता है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। जैसे फॉरेन के आधार पे, विदेशों के संग्रहालय पे जब पॉइंट आउट करूंगी
तो ये संभव नहीं कि सभी को मैं एक साथ ले सकूं। अगर मैं संग्रहालय के उस एक संग्रहालय को उठाऊंगी तो बिलीव इतना बड़ा वो मतलब लेक्चर सीरीज होगा कि शायद वो 10-12 क्लासेस भी कम पड़ जाए। इस से एक म्यूजियम के अगर पूरे उसके वही मैम एग्जाम मतलब एग्जाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे थे, तो नहीं बेटा, मेनली तो देखिए जैसे ये प्रकार में जब आता है आपके एग्जाम से रिलेटेड आता है, तो जो भी एग्जामिनर होगा वो भी इस बात का ध्यान रखता है हम कोशिश करें कि वो प्रश्न दें जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड हो। ठीक, अब उसमें ये क्वेश्चन आ जा सकता है कि भाई कितने प्रकार के म्यूजियम्स होते हैं, पर ये नहीं क्वेश्चन बन जाएगा कि आप ये एक्सप्लेन करिए कि क्या कहते हैं नगर पालिका वाले संचालित संग्रहालय कौन से हैं या कैसे होते हैं। ये नहीं क्वेश्चन होगा, वो रिलेटेड ये होगा कि आप उससे आपके हिसाब से या आपके अनुसार कितने प्रकार के संग्रहालय होते हैं। अब कितने प्रकार के संग्रहालय होते हैं मैंने अपने 2 दिन के लेक्चर सीरीज में कम से कम आपको 6-7 टाइप के बता दिए हैं, तो वो फाइंडिंग्स में मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। वो भी वो अधिकतर बताए हैं जो आपके रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसको उस तरह से लेके चलेंगे। आप देख सकते हैं और भी होते हैं, पर वो आपके पर्पज से सॉल्व नहीं करेगा। नगर पालिका का है, अब जैसे उसमें वो जो संग्रहालय होंगे वो ऑब्वियसली नगर के नक्शों के हिसाब से कि पहले कानपुर शहर कैसा दिखता था और वर्तमान में कैसा दिखने लगा, इससे रिलेटेड अभिलेख होंगे, इससे रिलेटेड चीजें होंगी। राइट, बहुत कम आर्टिस्टिक चीजें उस संग्रहालय में मुझे नहीं लगता कि उपलब्ध होंगी जो नगर पालिका से गवर्न होंगे। राइट, तो उसमें ज्यादा मतलब आप उसके लिए विषय में परेशान ना हो। परीक्षा आपकी एक बहुत उस लेवल से होती है जो आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, और आज की क्लास में तो मुझे लग रहा है कि सभी इतने तो अलर्ट हैं कि सभी ने इसमें भागीदारी की। जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ या आपने क्वेश्चन पुट अप मेरे से किए, इसका मतलब कि आप सभी ने एक अवेयरनेस के साथ क्लास अटेंड की है। तो आई फील कि फॉर यू पीपल द एग्जामिनेशन प्री पीएचडी कोर्स वर्क के बाद वाला एग्जाम बहुत टफ नहीं लगेगा आपको, आप सभी पास होंगे इसमें। और कल हम विदेशी संग्रहालयों का थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद और हो सका तो उसी में आर्ट गैलरीज के विषय में बताएंगे। कुछ आर्ट गैलरीज इंडिया की हैं, कुछ आर्ट गैलरीज जो फॉरेन की हैं, मतलब कि देशों की हैं। राइट, और भी मेरे ख्याल से टाइम तो ओवर है। थैंक यू, वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.